एवरीवन। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के एक भाग होता है जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं बाबू। तो जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान के पहले तो पिता के बारे में जान लेते हैं। जीव विज्ञान के पिता होता है बाबू अरस्तु, समझ गए ना, क्योंकि पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु होता है बाबू। और जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, एक ऐसा विषय है जिसमें हम जीव जंतु यानी हम लोग अपने बारे में अध्ययन करेंगे और अपने वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो घबराएंगे नहीं, हमसे जितना हो सकेगा अच्छा से अच्छा आप सभी लोग के साथ मतलब मिलजुल के पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा जितना हो सकेगा उतना अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी लोग धैर्य पूर्वक सुनेंगे, समझ गए ना। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, जीव विज्ञान के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। तो चलिए, जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले बाबू हम लोग थोड़ा विषय सूची के बारे में जानेंगे, सिलेबस। बाबू पहला चैप्टर है आप सभी लोग का, पहला चैप्टर है पोषण, 2 चैप्टर है शोषण, 3 चैप्टर है परिवहन, 4 चैप्टर है उत्सर्जन। और बीटीसी में इन चारों को मिला करके एक ही चैप्टर दिया गया है जैव प्रक्रम। और जो भी मतलब बुक होता है उसमें बाबू पोषण अलग होता है, शोषण अलग होता है, परिवहन अलग होता है और उत्सर्जन अलग होता है, समझ गए ना। और 5 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, 6 चैप्टर है जनन, 7 चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास और 8 चैप्टर क्या है हमारा पर्यावरण। याद रखेंगे 8 को चैप्टर है, मैक्सिमम 16 दिन या 20 दिन में मतलब जीव विज्ञान खत्म आप सभी लोग। तो घबराएंगे नहीं, बस 20 वीडियो देखना है और अच्छे से एग्जाम देकर के आना है, समझ गए ना। तो चलिए, हम लोग पहला चैप्टर पोषण पढ़ेंगे, लेकिन पोषण से पहले बाबू हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेंगे। बेसिक नॉलेज में जैसे हम निर्जीव और सजीव के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग वैसे जानते होंगे, तो देखेंगे सजीव क्या है। आप सभी लोग जानेंगे सजीव क्या है। तो आप सभी लोग मैक्सिमम सजीव के लक्षण, सजीव के तो बहुत गुण होता है, लेकिन मैक्सिमम सजीव में क्या होता है बाबू, गति होता है। क्या होता है, गति होता है, क्योंकि गति करेंगे तो तभी तो अपना भोजन बना पाएंगे। उसके बाद पोषण होता है, अगर पोषण ना करेंगे बाबू तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। उसके बाद शोषण भी होता है, शोषण अगर मान लीजिए सांस नहीं लेंगे हम लोग वैसे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, समझ गए ना। ईटीसी और बहुत से होते हैं ऐसे गुण। और निर्जीव में ये सब नहीं होता है बाबू, समझ गए ना, निर्जीव में ये सब नहीं होता है। निर्जीव चीज क्या होता है, ये ना ही गति करता है, उसको जहां रख दीजिएगा ना बाबू वो वहीं रह जाएगा, समझ गए ना। ना ही इसमें पोषण होता है, वो जो एक बार बन गया वो दोबारा उसको खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं होता है। और ना ही इसमें क्या होता है, शोषण होता है। तो आप सभी लोग घबराएंगे ना, बस धैर्य पूर्वक सुनेंगे। शोषण, इसमें शोषण भी नहीं होता है। और निर्जीव वस्तु में इसका जीवन काल भी मतलब अनिश्चित रहता है, फिक्स नहीं रहता है। वो उसको जब चाहे तब तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है सजीव आदमी सबको एक ना एक दिन क्या होता है, मरना ही पड़ता है। तो आप सभी लोग समझ गए सजीव क्या है। सजीव जिसमें गति हो सकता है, जिसमें पोषण हो सकता है, शोषण हो सकता है, उसके बाद जीवन काल निश्चित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। निर्जीव में जिसमें गति नहीं होता है, पोषण नहीं होता है, शोषण नहीं होता है, वो सब क्या होता है, निर्जीव होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। उसका उदाहरण दिया गया है, उसका उदाहरण दिया है बाबू। जैसे देखिए सजीव में क्या सब दिया है। जैसे देखिए एक बच्चा जो है अपना बुक पढ़ रहा है, उसके पास क्या है, सांस, मतलब वो तो पढ़ रहा है तो वो तो कुछ कार्य कर रहा है। सजीव वस्तु अपना कार्य भी करता है। जैसे फूल भी क्या होता है, सजीव होता है। कुत्ता भी भौंकता है, वो भी सजीव के अंतर्गत ही आता है, समझ गए ना। इधर देखिए जैसे बुक, अगर मान लीजिए हम बुक को जहां रख देंगे क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो ये सब क्या हो गया, निर्जीव वस्तु के उदाहरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं बाबू, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे पोषण। अब आप सभी लोग पोषण को देख करके तो आप सभी लोग को समझ में आ ही गया होगा पोषण क्या होता है। पोषण एक प्रकार से शरीर के मतलब शरीर को सही तरीका से सुरक्षित और सही ढंग से विकास करना ही पोषण कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए सही ढंग से कब विकास होगा, जब हम सही प्रकार से भोजन करेंगे, हमारा रहन सहन से मतलब भोजन एक तरफ से भोजन पर ही डिपेंडेड होता है, समझ गए ना। तो देखिए पोषण है क्या, सो पोषण किसको कहते हैं बाबू, पोषण उसे कहते हैं हम लोग, देखिए वो विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर
उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। मतलब पोषक तत्व, अब पोषक तत्व है क्या सब? पोषक तत्व हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब पोषक तत्व है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक चीज की कमी हो जाए तो हमारा शरीर क्या होगा? सही तरीका से विकास नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए तो उससे भी, मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर में क्या आ जाएगा? कमजोरी आ जाएगा। तो इसीलिए पोषक तत्व मतलब वो विधि जिसमें जी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो याद रखेंगे, सही तरीका से हम लोग भोजन करेंगे, नियमित तरीका से। आप मान लीजिए सुबह बनाए शाम में खा लिए तो वो शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक ही होता है। तो ध्यान में रखेंगे, पोषण किसे कहते हैं? वो विधि जिसमें जी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। चलिए, पोषण बाबू दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार? पोषण की विधियां, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। स्वपोषण उसे कहते हैं बाबू जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे में मान लीजिए पौधा, पौधा क्या करता है? पौधा किसी से खाना मांगने के लिए जाता है? नहीं ना, मांगने के लिए जाता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और परपोषण जो दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग दूसरे पर निर्भर है तो हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे? परपोषण के अंतर्गत। देखते हैं इसमें मतलब इसका परिभाषा क्या है। सो देखिए, पोषण की विधियां, पोषण मतलब स्वपोषण किसको कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। कहलाता है। कैसे किस बाबू? पोषण की वह विधियां जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे में हम लोग याद रखेंगे, जैसे क्या हो गया? पेड़, पेड़ पौधा ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। परपोषण, वो पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं बाबू। जिस परिभाषा से हम लोग समझ गए हैं, परपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग हुए। चलिए, जैसे हमें मनुष्य लिख दीजिए यहाँ पे, वैसे जैसे होगा, चलिए आगे देखते हैं जैसे है या नहीं। जैसे में मनुष्य हो गया, जैसे मानव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगले डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए, परपोषण, अब तो मान लीजिए स्वपोषण पढ़ लिए, जैसे हमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, पढ़ लिए हम लोग। परपोषण भी पढ़ लिए, जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे, परपोषण के प्रकार, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला है मृतजीवी, 2 नंबर में है परजीवी, 3 नंबर में है प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी क्या है? क्या है मृतजीवी? मृतजीवी जैसे में गोबर छत्ता हुआ, इसको मशरूम मत समझ लीजिएगा, ये गोबर में जो उगता है। अगर आप सभी लोग बिहार से होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, ये गोल कृमि है, समझ गए ना? ये परजीवी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। सो आप सभी लोग इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा ना बाबू। सो एक बार मतलब हम फोटो इसीलिए लाए हैं जिससे आप सभी लोग भूले ना कभी, समझ गए ना? एक बार देखिए और समझ में आ जाए। देखिए, मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण में मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। बाबू मृतजीवी क्या है? सो ध्यान में रखेंगे, परिभाषा तो ये दिया गया लेकिन याद रखेंगे, मृत जंतु के शरीर से या मृत जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे में क्या दिया गया है? जैसे में देखिए बाबू, मशरूम दिया है, कुकुरमुत्ता दिया है, खमीर दिया है, ये सब क्या होता है? जैसे ETC बहुत आता है मृतजीवी के अंतर्गत। तो याद रखेंगे, मृतजीवी क्या होता है? जिसमें मृत जंतु के शरीर से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण देखो बाबू, ये परपोषण नहीं होता है, ये परजीवी है, क्योंकि परपोषण के ही प्रकार है, समझ गए ना? तो परजीवी है। परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या
अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी। आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत जोंक आएगा, मच्छर आएगा, फीताकृमि ETC बहुत आएगा, याद रखेंगे। अब तो मान लीजिए ये लिखा गया है, लेकिन अपना भाषा में कैसे याद रखेंगे बाबू? जो परजीवी, परजीवी मतलब होता है जो परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में, याद रखेंगे, दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करेंगे उसे ही क्या कहेंगे? परजीवी। जैसे में क्या हो जाएगा? जोंक होगा, मच्छर होगा, फीताकृमि होगा, समझ गए ना? तो याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे। आगे है बाबू प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। बाबू इसके अंतर्गत अमीबा आएगा, मेढक आएगा, मनुष्य जैसे जीवों में प्राणी संपोषण होता है। हम लोग आएंगे प्राणी संपोषण के अंतर्गत, याद रखेंगे हम लोग परजीवी तो है ही, लेकिन परजीवी के अगर प्रकार में आएंगे तो किसके अंतर्गत आएंगे? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे, समझ गए ना? तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण जीव कहेंगे। जैसे में अमीबा, मेढक और मनुष्य जैसे जीव सब आते हैं। मनुष्य जैसे जीवों में प्राणी संपोषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आएंगे प्रकाश संश्लेषण। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से ही भी इम्पोर्टेंट है। बाबू प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे स्वपोषण में जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन उसे उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण उसके अंतर्गत क्या आया था? पेड़ आया था। वही है बाबू प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश यहाँ से ग्रहण किए, उसके बाद पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, समझ गए ना? एग्जाम में पूछा जाता है पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, समझ गए ना? उसके बाद जड़ से देखिए जल एवं खनिज लवण अवशोषित किए, उसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किए और क्या कर लिए? ये अपना भोजन बना लिए। जैसे में ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या सब होता है? क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य प्रकाश। इतना चीज अगर उपलब्ध हो जाए पौधा को तो ये अपना भोजन क्या करता है? स्वयं संश्लेषित कर लेता है। लेकिन अपने समय अगर ये सब उपलब्ध हो जाता तो हम लोग भी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते तो इतना मारामारी होता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई का तो कोई झंझट ही नहीं रहता है क्या? लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ गए ना? अपने सब क्या है? परजीवी है, जिसके चलते में क्या करते हैं? सब एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपटीशन में लगे हुए हैं जो आगे कैसे बढ़े। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव रुक जाइए, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिख देते हैं बाबू, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है बाबू? 6CO2 प्लस 12H2O, इसको रिजेक्शन कराने से सूर्य प्रकाश से नीचा क्लोरोफिल लिख देते हैं, क्लोरोफिल। इससे क्या निकलता है बाबू? 6CO2 प्लस 12H2O, इसे निकलता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, समझ गए ना? ये 6CH12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो चलिए ये याद कर लीजिएगा आप सभी लोग और कमेंट बॉक्स में ये समीकरण जरूर लिखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं बाबू पाचन तंत्र। अब मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं तो उसको तो पचाना भी फर्ज बनता है। अगर नहीं पचाएंगे तो क्या होगा? अनपचा हो जाएगा और सही से हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में जानेंगे बाबू पाचन तंत्र क्या है। और इसमें बाबू ये वीडियो में सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, इधर उधर की बातें नहीं है और सब इम्पोर्टेंट है। बाबू पाचन तंत्र है क्या? देखो मनुष्य में आहार नाल, पाचन ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या मनुष्य में आहार नाल और पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर किस तंत्र का निर्माण करता है? पाचन तंत्र का। किस तंत्र का निर्माण करता है? पाचन तंत्र का। उसके आगे पढ़ेंगे बाबू पाचन, पाचक रस।
पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को पाचक रस कहते हैं। भोजन से मतलब अपने लोग को जो पाचक रस क्वेश्चन में ये पाचक रस मतलब पाचन ग्रंथियों से जो रस स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? पाचक रस कहते हैं। आहार नाल मुखवास से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। यहाँ लंबी नहीं होगा बाबू, यहाँ क्या होगा? फैली होगा। आहार नाल के भाग मुखवास से शुरू होता है और कहाँ तक फैली होती है? मल द्वार तक फैली होती है। फैली होती है, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है देखिए, दंत प्लाक। आप सभी लोग अपने अपने दांतों को अच्छे से ध्यान रखते होंगे। सभी लोग मतलब सोचते हैं कितना मेरा दांत व्हाइट हो जाए, लेकिन क्या करेंगे, बचपन जो होता है ना बाबू, चॉकलेट खा करके पूरा दांत ही खत्म हो जाता है। देखिए दंत प्लाक, दांतों के ऊपर पाए जाने वाले अस्थायी परत जो दांतों को अधिक अच्छी तरह साफ नहीं करने पर बनती है, दंत प्लग कहलाता है। आप सभी लोग बचपन में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं और सही तरीके से दांत को साफ नहीं करते हैं, जिससे क्या बनता है, किस चीज का निर्माण होता है? दंत प्लग का। याद रखेंगे। देखिए कैसे हो जाता है अगर साफ नहीं करते हैं। देखिए कैसे पीला पीला धब्बा सा बन जाता है। देखिए आगे चल के ऐसे हो जाएगा, इसीलिए सभी लोग दांत पे ध्यान देंगे। चलिए दंत अस्थि क्षय क्या होता है बाबू? जीवाणु के कारण दांतों में छिद्र हो जाता है, जिसे दंत अस्थि क्षय कहलाता है। मान लीजिए अगर हम कोई मीठी चीज खाते हैं, जैसे आइसक्रीम चॉकलेट ये सब खा लेते हैं, और अगर भात भी खाते हैं उसमें तो मीठा का अंश होता है, अगर उसको खा लेते हैं और सही तरीके से खाने के बाद दांत को सफाई नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? एक छिद्र सा बन जाता है। समझ गए ना? और वही छिद्र में किस चीज का निर्माण होता है? जीवाणु का निर्माण होता है। समझ गए ना? जिससे क्या हो जाता है? दंत अस्थि क्षय और मेरा दांत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसीलिए देखिए ना, एक छिद्र बन गया है, इसी में मतलब दांत ये खराब हो गया। अब ये तो समझो आगे चल के भूजा उजा भी नहीं खा सकता बाबू। ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है दांतों के प्रकार। पहला, दांत के 4 प्रकार होते हैं, कर्णतक, उसके बाद 2 नंबर होता है भेदक, उसके बाद 3 नंबर होता है अग्रचर्वणक और 4 नंबर क्या होता है? चवर्णक। ध्यान में रखेंगे दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, कर्णतक, भेदक, चवर्णक और अग्रचर्वणक। याद रखेंगे और इसको कमेंट करके एक बार, जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे एक बार कमेंट कर देंगे दांत के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी लोग को स्वाद कलिका के बारे में जानेंगे। आप देखिए स्वाद कलिका क्या होता है? जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुरन होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। आप सभी लोग अगर जीभ को सही से छूते होंगे तो खुरदरा सा परत बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। देखिए जीभ में क्या होता है, इस भाग को यहाँ पे मान लीजिए जीभ में हम सभी लोग भोजन करते हैं, तो स्वाद कलिका के माध्यम से ही हम लोग खट्टा मीठा, या मम्मी खाना बना के देती है तो सोचते हम आप सभी लोग बोलते होंगे ये नहीं बढ़िया है, ये बढ़िया है। ये जीभ का ही कमाल है, जीभ का कमाल नहीं है बाबू। जीभ में जो छोटा छोटा सा अंकुरन होता है उसी से पता चलता है जो अच्छा है या ज्यादा कड़वा हो गया या नमकीन हो गया, वो स्वाद कलिका के माध्यम से पाया। तो देखिए जीभ में इस भाग को क्या, ये भाग क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? जीभ के पिछला भाग क्या होता है? कड़वा होता है। उसके बाद बगल वाला क्या होता है? खट्टा होता है। यह नमकीन रहता है, यह मीठा रहता है। समझ गए ना? तो याद ये वाला भाग है बाबू, ये नमकीन रहता है, ये क्या होता है? खट्टा होता है। ये भाग भी खट्टा होता है जीभ में, और ये भाग नमकीन होता है, और पीछे में जो रहता है ये क्या होता है? कड़वा होता है। तो आप सभी लोग अगर कोई भी चीज खाते हैं और ज्यादा मतलब कड़वा लगता है तो क्या करते हैं? जाके चीनी खा लेते हैं क्या? तो ये पीछे वाले भाग में जाते हैं तो ही कड़वा लगता है, उससे पहले कड़वा नहीं लगता है। आगे है बाबू, मनुष्य के मुंह गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाए जाते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाबू, मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाए जाते हैं? कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाए जाते हैं? 3 जोड़ी। फर्स्ट है बाबू सबलिमेंडुअल लार ग्रंथियां, 2 नंबर पे है पैरोटीड लार ग्रंथियां, 3 नंबर पर है सबलिंगुअल लार ग्रंथियां। समझ गए ना? तो मनुष्य के मुंह गुहा में लार ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए 3 प्रकार के लार ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाया जाता है।
ये होता है पैरोटिड लार ग्रंथिया। उसके बाद ये सबलिंगुअल होता है, ये क्या होता है, सबलिंगुअल होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे है मुखवा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। याद रखेंगे, मुखवा से आहार नाल के सबसे पहला भाग मुखवा होता है, और मुखवा के पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। कायम क्या होता है, सो देखिए, अमाशय में भोजन गाढ़े लय की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। हम लोग भोजन करते हैं तो अमाशय में जब भोजन पहुंचता है बाबू, तो उसमें गाढ़ा लय, मतलब पचने के बाद वो गाढ़ा लय के समान हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है। एग्जाम में आता है बाबू ये क्वेश्चन, छोटी आंत आहार नाल का कौन सा भाग होता है, तो लंबा भाग होता है, या ऐसे करके पूछा जाता है सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है देखिए, छोटी आंत के 3 प्रकार। छोटी आंत की एग्जाम में पूछा जाता है छोटी आंत के कितने प्रकार होते हैं, तो छोटी आंत के 3 प्रकार होते हैं। ग्रहणी 2 नंबर पे होता है जेजुनम, 3 नंबर पे क्या होता है, इलियम। याद रखेंगे छोटी आंत के कितने प्रकार होते हैं, छोटी आंत के 3 प्रकार होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, जो भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम। अगर इलियम नहीं दिया जाएगा तब हम छोटी आंत लगाएंगे। यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूछ देगा एग्जाम में, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, यकृत। इसका वजन होता है 1.4 kg। समझ गए ना, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। आगे है बाबू, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जहाँ पूछा जाता है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे है, अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन रक्त में मिलकर रक्त संचालन के द्वारा विभिन्न भागों में विस्तृत हो जाता है। अगर हम लोग भोजन करते हैं और वो जो अवशोषण हो जाता है तो मिलकर कहाँ जाता है, रक्त संचार के द्वारा विभिन्न भागों को होता है। मान लीजिए हम खाना खाए तो हम लोग वैसे भी मानव परजीवी जितना भी जीव है वो जटिल पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको पचाने के बाद ही सरल बनाया जाता है। जैसे हम लोग दाल खाते हैं, उससे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन, वो जो अवशोषण होता है, प्रोटीन को अलग किया जाता है और अनावश्यक पदार्थ को अलग किया जाता है। तो वो प्रोटीन जो अलग हुआ वो रक्त के संचारण के माध्यम से क्या होता है, पूरे शरीर में विस्तृत हो जाता है। अमाशय के गैस्ट्रिक्स ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक्स रस में HCl, पेप्सिनोजोन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। पूछ देगा एग्जाम में बाबू, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर तक होती है। आगे है बाबू, अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषी जंतु है। अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु होते हैं, प्राणी संपोषी। अमीबा की आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार अनिश्चित रहता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। समझ गए ना। उसके बाद अमीबा के भोजन होते हैं छोटे छोटे शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम, यही सब होता है अमीबा के भोजन। उसके बाद अमीबा का आकार कभी निश्चित नहीं होता है, और अमीबा मृदु जलीय, मतलब मृदु जल में रहता है, साफ पानी में ये टिक नहीं पाता है। याद रखेंगे। मनुष्य की बड़ी आंत कोलन तथा मलाशय में बटी होती है। एग्जाम में आता है बाबू, मनुष्य की बड़ी आंत कोलन तथा मलाशय। पूछ देगा मनुष्य की बड़ी आंत किस चीज में बटी होती है, तो कोलन और मलाशय में बटी होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे है, कोलन 3 भागों में विभक्त होता है। कोलन कितने भाग में विभक्त होता है, 3 भागों में। उपगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। सिकम क्या होता है बाबू, याद रखेंगे सिकम। ये 1 नंबरी क्वेश्चन भी होता है और 2 नंबर में कभी काल पूछ देता है, अगर एग्जामिनर का मन होता है। सिकम, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे एक नली होती है, जिसे क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सिकम। यहाँ दिया हुआ है सिकम के बारे में, देखे तो सर यहाँ तो फोटो भी लगा दिए थे, हम तो ये देख ही नहीं रहे थे तब से। देखिए सिकम, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पे एक नली होती है, जिसे क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। सिकम के शीर्ष पर उगनीनुमा जैसी संरचना होती है, जो एपेडिक्स कहलाता है। पूछ देगा, सिकम के शीर्ष पर औंगड़ी नुमा जैसी संरचना, ऐसे ऐसे करके संरचना होती है। समझ गए ना, उसे क्या कहते हैं बाबू,
उसे अपेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेडिक्स कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अपेडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। पूछ देगा अपेडिक्स का कोई कार्य कहाँ नहीं होता है, तो मनुष्य के आहार नाल में इसका कोई कार्य नहीं होता है। आगे है बाबू, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, इमालेज और लाइपेज तथा न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए बाबू, एमालेज और स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन को मिलाने से क्या किस चीज का निर्माण होता है? मोल्टोज का। उसके बाद लाइपेज और एमिनोसाइक्लिक वसा को मिलाने से वसा अम्ल और गेल्सिरोन बनता है। उसके बाद निकोलस और न्यूक्लिक एसिड को मिलाने से न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है, इमालेज और स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन को मिलाने से किस चीज का निर्माण होता है? तो मोल्टोज का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? मोल्टोज का। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगर छोटी आंत में भोजन किए जाके इलियम में जाके पाचन का क्रिया पूर्ण होता है, लेकिन अगर इलियम नहीं दिया रहेगा तो ध्यान रखेंगे छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया क्या होगा? पूर्ण होगा। अपचा भोजन मल के रूप में रेक्टम में संचरित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। मान लीजिए हम लोग जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो जैसे अगर हम दाल खाए तो उससे प्रोटीन का निर्माण हुआ, तो प्रोटीन तो क्या हुआ? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित हो गया। लेकिन अनावश्यक पदार्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है, वो क्या होता है बाबू? जाके रेक्टम में संचरित रहता है। कहाँ संचरित रहता है? रेक्टम में। और समय समय पे मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और यही जो अनावश्यक पदार्थ रहता है और शरीर से बाहर निकलता है, उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे बाबू, चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा, हम भी मानव है बाबू, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन हमसे जितना हो सकेगा उतना हम बेहतर ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जल्दी आप सभी लोग के साथ मिलके पढ़ेंगे। समझ गए ना? एक टीचर ही ऐसा होता है जो अपने जीवन में हर हमेशा सीखता है। तो हम इतना तो नहीं कहेंगे हमें बहुत आता है, लेकिन जितना आता है हम सोचेंगे अच्छा सोचा। हम पीपीटी के माध्यम से नहीं पढ़ाते, लेकिन हमें नहीं क्या होता है बाबू, इस बोर्ड पे हम 1 ईयर से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखने का एक्सपीरियंस खत्म हो गया। इसीलिए हम पीपीटी सर को बोले बनवाने के लिए। अगर हमें जैसे ही अच्छे से लिखना आ जाए, मतलब वैसे ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, अगर जैसे ही अच्छे से लिखना आ जाए तो हम जल्दी ये सब अपने हाथ से लिख के पढ़ाएंगे। वैसे हम आप सभी लोग से मिल गए, आप सभी लोग हमें जानते भी होंगे, तो इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपर 1.0 में अपना नंबर 1 स्थान लाएंगे। तो बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप सभी लोग।